हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत है। आज हम अपने चैप्टर को आगे पढ़ने वाले हैं जिसका सेकंड पार्ट आ चुका है। ठीक है बेटा, तो जिसमें हमने जो हम पढ़ रहे थे दो ध्रुवता का अंत, उसका हम आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। लास्ट जो हमने पढ़ा था उसमें हमने सोवियत संघ के बारे में पढ़ा था कि सोवियत संघ की शुरुआत कैसे हुई थी, उसकी विशेषताएं क्या थी और उसके विघटन के कारण क्या क्या रहे थे। उसी में बेटा आज हम आगे की चीज़ों को देखने वाले हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है बेटा, वो जब उसका विघटन होना शुरू हुआ था तो किस प्रकार से सोवियत संघ के जो नेता हैं उन लोगों ने सोवियत संघ के विघटन को रोकने के लिए किन किन तरह की चीजों को अपनाया था। तो बेटा उन्होंने अपने अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए शॉक थेरेपी मॉडल को अपनाया था। शॉक थेरेपी मॉडल जो है बेटा, ये किसके द्वारा बनाया गया है तो ये जानना हमें बहुत जरूरी है। पहली चीज तो शॉक थेरेपी का अर्थ क्या होता है। जो शॉक थेरेपी का अर्थ होता है बेटा, आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, मतलब किसी को पहले चोट पहुंचाओ और फिर उसका उपचार कर दो। शॉक थेरेपी एक मॉडल है बेटा। ये मॉडल जो है वो विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा बनाया गया है, जिसके अंदर क्या होता है कि हम समाजवाद का डायरेक्टली पूंजीवाद में परिवर्तन करते हैं। मतलब एक प्रकार की अगर कोई आपने अर्थव्यवस्था अपनाई तो उसका डायरेक्ट ये बदलाव कर देंगे, मतलब समाजवाद को पूंजीवाद में बदल देंगे। ये अर्थव्यवस्था साम्यवादी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए सोवियत संघ के द्वारा अपनाई गई थी। क्यों अपनाई गई थी? क्योंकि सोवियत संघ के जो अधिकतर राष्ट्र थे वो सोवियत संघ से अलग होकर लोकतांत्रिक देशों में लोकतांत्रिक पूंजीवाद को अपना रहे थे, तो इसलिए सोवियत संघ ने भी इसी चीज को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन इसके परिणाम जो थे वो उतने खास अच्छे सोवियत संघ के लिए नहीं रहे थे। तो ये जो मॉडल है बेटा, ये कब अपनाया गया था? तो 1990 में अपनाया गया था। ठीक है, आपसे इनमें यही सब चीजें पूछेंगे। अब इस अर्थव्यवस्था की बेटा कुछ विशेषताएं थी। इसकी विशेषताएं क्या क्या थी? तो अगर मैं बात करूं बेटा कि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो पहले कैसी थी, पहले कैसी थी वो? सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी पहले बेटा, वो बंद अर्थव्यवस्था थी। बंद का मतलब क्या है यहाँ पे? बंद का मतलब यह है कि इन्होंने 1955 में कॉमकॉन की नीति अपनाई थी। कॉमकॉन की नीति के द्वारा सोवियत संघ ने, मतलब यूएसएसआर ने यह कहा था कि सोवियत संघ के राष्ट्र पश्चिमी राष्ट्रों से किसी भी प्रकार का व्यापारिक संबंध नहीं रखेंगे। ठीक है, मतलब सोवियत संघ के देश जो है वो आपस में, मतलब एक तरह से इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को बंद कर लिया था, है ना, कि सोवियत संघ के राष्ट्र आपस में किसी भी तरीके का व्यापारिक संबंध नहीं रखेंगे। ठीक है बेटा, तो आगे इसी चीज को फॉलो किया गया कि भाई अर्थव्यवस्था बंद होने की वजह से जो उनका विकास है वो कहीं ना कहीं क्या हो गया था, रुक गया था। तो उसी की वजह से तुम देख ही सकते हो कि सोवियत संघ का विघटन होना चालू हो गया। अब तो इसकी विशेषताएं क्या है? सोवियत मतलब शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या है? शॉक थेरेपी इसीलिए ही अपनाया गया था ताकि सोवियत संघ के विघटन को रोका जाए। तो इसमें सबसे पहली विशेषता बेटा यही है कि उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर किसका नियंत्रण होगा? वही निजी नियंत्रण होगा, मतलब निजी संपत्ति का लोगों को अधिकार दिया जाएगा। जो कृषि सरकारों के हाथ में है उसको भी निजी हाथों में दिया जाएगा। फर्म और जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उन पे भी निजीकरण किया जाएगा। व्यवसाय का मुख्य व्यापार जो है उसको अपनाया जाएगा और पूरी तरीके से इस अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ कर दिया जाएगा, समर्पित। मतलब पूर्ण रूप से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था भी क्या हो जाएगी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरह हो जाएगी। लेकिन बेटा इसके जो परिणाम थे वो कहीं ना कहीं इसके उल्टे निकल गए। मतलब ऐसा होता है ना कि जब हम एकदम से किसी चीज को अपनाएंगे तो सीधी सी बात है उससे कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, है ना। इन्होंने चरणबद्ध, मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि स्टेप बाय चीजों में सुधार करते हैं, और एक इन्होंने जो सुधारवादी नीति अपनाई वो एकदम से अर्थव्यवस्था को पलट दिया। तो सीधी सी बात है, एकदम से आप पलटेंगे तो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? चरमरा जाएगी, अस्त व्यस्त फैल जाएगा, समाज में बहुत ज्यादा गरीबी का विकास हो जाएगा, जनता के अंदर और ज्यादा आक्रोश उत्पन्न हो जाएगा, असंतोष की भावना बढ़ती चली जाएगी और सरकार का विघटन होना तय है। तो कहीं ना कहीं सोवियत शॉक थेरेपी के परिणाम भी कुछ हमें इसी तरीके के देखने को मिले। पहला क्या कि इससे असमानता में वृद्धि हुई। दूसरा क्या, औद्योगिक ढांचा बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो गया क्योंकि जो स्वामित्व था वो निजी हाथों में दिया गया और जितने भी काम करने वाली जो लेबर थी उनको पता ही नहीं कि वो अर्थव्यवस्था किसके हाथ में, तो उन लोगों ने काम करना छोड़ दिया। ठीक है, आर्थिक परिवर्तन पर अधिक ध्यान दिया गया, गरीबी का इससे बहुत ज्यादा प्रसार हो गया, उत्पादन आवश्यकता के अनुसार नहीं हुआ है क्योंकि किसान खेतों में काम करने नहीं जा रहे थे, असंतोष की भावना का इससे और ज्यादा विकास हो गया निजीकरण की वजह से। वहां की जो सरकार थी वो काफी कमजोर साबित हुई, वहां पे न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं थी। तो कुल मिला के जो शॉक थेरेपी मॉडल रहा बेटा वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। किसके लिए? सोवियत संघ के लिए। इसी शॉक थेरेपी को सोवियत संघ में विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल किसे कहा जाता है तो शॉक थेरेपी को ही कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे इसमें बढ़ते हैं। तो कुछ इसमें मिस्टेक्स हैं, जैसे कि शॉक थेरेपी को यहाँ पे इन्होंने शॉक कर दिया, इसको शॉक कर दीजिएगा आप।
ठीक है, ठीक है, इसको शॉक कर लीजिए, शॉक थेरेपी लिखा हुआ है ये, है ना। बाकी सब ठीक है, वैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम सोवियत संघ के विघटन के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी विघटन की प्रक्रिया किस तरीके की थी। ठीक है बेटा, तो विघटन की प्रक्रिया के ऊपर आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आता है कि सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया को समझाइए। तो आपको एक चीज पता होगा, अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो इधर इस तरफ हमारा अमेरिका, मतलब वर्ल्ड मैप में इस तरफ अमेरिका आता है। मेरे ड्राइंग पे नहीं जाइएगा, बहुत खराब है, लेकिन इधर अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और इधर इसी जगह पे यहाँ पे हमारा यूरोप महाद्वीप है, और इससे ही सटा हुआ हमारा पूरा रशिया है, वो भी यूरोप महाद्वीप में ही आता है। मतलब रशिया को यूरेशिया बोला जाता है क्योंकि वो एशिया और यूरोप का कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए उसको यूरेशिया बोला जाता है। तो जो जितने भी देश जो यूएसएसआर के अंदर आते थे, जो पूर्वी यूरोप के क्षेत्र, इसके कुछ क्षेत्र जो हैं वो यूएसएसआर के अंतर्गत आते थे, जिनको हम पूर्वी यूरोप कहते हैं। तो पूर्वी यूरोप के जो क्षेत्र है बेटा, वहाँ पे सोवियत खेमे के लिए, मतलब जो सोवियत खेमे के जो क्षेत्र थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होने लग गया था, आक्रोश उत्पन्न हो गया था, और जनता ने वहाँ पे विरोध करना शुरू कर दिया था। वहाँ पे सरकार, मतलब सोवियत संघ की सरकारी नियंत्रण के खिलाफ में जनता ने वहाँ पे अपना विरोध करना शुरू किया। दूसरी बहुत सारी जगहों पे आंतरिक संकट उत्पन्न हो गए। इसके अलावा कई जगहों पे तख्ता पलट जैसी चीज़ों को देखने को मिला। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि तनाव और संघर्ष का दौर किस तरीके का था सोवियत संघ में। तो अगर हम बात करें सोवियत संघ की बेटा, तो सोवियत संघ के जो अंत की घोषणा है वो 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के 3 देशों ने इसके अंत की घोषणा की थी। ठीक है बेटा, तो तनाव और संघर्ष के क्षेत्र कौन से थे? तो सोवियत संघ ने अपने, जब सोवियत संघ की विघटन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी पूर्वी यूरोप में, वहाँ पे आंतरिक संकट था, तख्ता पलट जैसी चीज़ें मिली थी, तो कहाँ कहाँ ये सब चीज़ें हुई थी? तो भाई पहली चीज़ हम इसमें ये पढ़ेंगे कि 1991 में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया था, बहुत सारे देश स्वतंत्र हो गए थे। तो जो देश स्वतंत्र हो रहे थे वहाँ पे क्या चल रहा था बेटा? तो वहाँ पे गृह युद्ध चल रहा था, हिंसा चल रही थी, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा था, अलगाववादी आंदोलन जैसी समस्याएं देखने को मिल रही थी, और इसके साथ ही यहाँ पे विदेशी इंटरफेयर भी, मतलब विदेशी हस्तक्षेप भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। और विदेशी हस्तक्षेप बढ़ने के कारण जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से अलग हो गई, टूट गई। अब हम अगर हम बात करें तो बेटा अधिकतर जगहों पे हमें गृह युद्ध और हिंसा और अलगाववाद जैसी चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन आपसे पूछेगा कि इसमें अपवाद क्या है? तो अपवाद है कि चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्ण तरीके से 2 भागों में बट गया था, चेको और स्लोवाकिया में। ठीक है बेटा, इसके बाद वाले जितने भी हमारे राष्ट्र हैं वो क्या हो गए थे? अगर हम बाकियों की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे तनाव और संघर्ष का दौर चल रहा था। जैसे कि तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सबसे बड़ा जो अलगाववादी आंदोलन है वो कहाँ हुआ? तो वो कहाँ हुआ? चेचन्या और दागिस्तान में। सबसे लंबा गृह युद्ध कहाँ चला? तो तजाकिस्तान में। ये कब से कब चला? तो 1991 से लेकर के 2001 तक चला। ठीक है, काफ़ी लंबा दौर, लगभग 10 वर्षों तक गृह युद्ध के चपेट में रहा। इसके अलावा जो यहाँ पे इतना तनाव बढ़ने का कारण क्या था? तो विदेशी शक्तियों की रुचि। विदेशी शक्ति यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या कर रही थी बेटा? इंटरफेयर कर रही थी। क्यों कर रही थी इंटरफेयर? क्योंकि जो सोवियत संघ के बहुत सारे राष्ट्र थे उनके पास खनिज संसाधन बहुत बड़ी मात्रा में थे, और इनको व्यापार के कारण और बाकी चीज़ों के कारण ये लोग भी हड़पना चाहते थे, तो जिस कारण से यहाँ पे तनाव और बढ़ गया। और सोवियत संघ के विघटन की जो सबसे ज़्यादा मार है वो यूगोस्लाविया ने झेली, है ना। जो सबसे ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हुआ वो कौन हुआ था? तो वो हो गया था हमारा यूगोस्लाविया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम टॉपिक पे चले तो अब इसमें लास्ट आपसे यही पूछेगा कि सोवियत संघ के अंत की घोषणा किसने की? तो सोवियत संघ के अंत की घोषणा 25 दिसंबर 1991 को रूस, यूक्रेन और बेलारूस के द्वारा की गई थी। सोवियत संघ से सबसे पहली बार अलग होने वाला देश कौन सा था? तो वो लुथानिया था, जो सबसे पहले सोवियत संघ से अलग हुआ, है ना। ठीक है, इसके अलावा जो सोवियत संघ से अलग हुए देश है उन्होंने अपना एक अलग संगठन बनाया जिसको हम कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बोलते हैं, है ना। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ये 12 देशों का समूह था बेटा, और इसका मुख्यालय जो है वो बेलारूस के मिन्स्क में है।
बेलारूस के मिन्स्क में इसका मुख्यालय है। और ये जितने भी देश इससे अलग हुए थे उन्होंने क्या अपनाया था? लोकतांत्रिक पूंजीवादी शासन को अपनाया था। ठीक है बेटा, तो इस टॉपिक का जो मेन चीजें हैं वो यहाँ तक ही है आपकी। इसके अलावा जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कि भारत और यूएसएसआर के आपस में रिलेशन कैसे हैं। तो भारत और यूएसएसआर के रिलेशन की ओर हम चलते हैं। तो भारत और यूएसएसआर के रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो बेटा सबसे ज्यादा जो हमें, जब भारत आज़ाद हुआ था तो सबसे ज्यादा समर्थन करने वाला देश था भारत को, वो यूएसएसआर ही था। इसलिए हम यूएसएसआर के साथ हमारे संबंध काफी मजबूत थे। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर में और पूछता है, 1971 में भारत ने अपनी एक मैत्रीपूर्ण संधि की थी। मैत्रीपूर्ण संधि की थी और ये 20 वर्षीय संधि थी। ये संधि हमने भारत और यूएसएसआर के बीच में हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि अगर भारत के ऊपर कोई भी हमला करेगा तो यूएसएसआर भारत की मदद करेगा और यूएसएसआर पे कोई भी हमला करेगा तो भारत उनकी मदद करेगा। इसके अलावा अगर हम अच्छे संबंधों की बात करें तो हमारे बीच में बहुत अच्छे संबंध हैं। दोनों देश बहुध्रुवीय विश्व का सपना देखते हैं। दोनों देश सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता के द्वारा समाधान और संघ, इसके अलावा यूएनओ के अंतर्गत रह के कार्य करना, यूएनओ के नियमों के अंतर्गत रह के कार्य करना और लोकतंत्र में विश्वास, इन सारी चीजों की हम बात करते हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2001 में हम दोनों के बीच में, भारत और रूस के बीच में द्विपक्षीय संबंधों पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। और इसके अलावा दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा खरीदार है वो भारत ही है, जो हथियारों की खरीद यूएसएसआर से करता है। भारत रूस से हथियारों की खरीद करता है दूसरे नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तेल का आयात हमारा यूएसएसआर से ही होता है। हमारी परमाणु योजनाओं में भी, परमाणु योजना और हमारी अंतरिक्ष योजना में रूस ने हमारी काफी मदद की है। भारत में पहला जो लैब है बेटा वो परमाणु हथियारों के लिए, वो बनवा के ही हमें यूएसएसआर ने दिया है कहीं ना कहीं। इसके अलावा कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा में आयात बढ़ाने की भी कोशिश की है। हमारे साथ बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों में भी यूएसएसआर हमारे साथ भाग लेता रहा है। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भी अगर हम बात करें तो यूएनओ में भी यूएसएसआर हमेशा भारत के पक्ष में ही समर्थन करता दिखाई देता है। तो इस तरीके से भारत और यूएसएसआर के रिलेशन है। तो बेटा हमारा ये सेकंड पार्ट यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको रिप्लाई करके वहीं के वहीं उन चीज़ों को सॉल्व कर दूंगी। आप अपनी तैयारियों में ऐसे ही बने रहें हमारे साथ। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए।